उस रात जब मैंने वह वीडियो देखा तो मेरे हाथ नहीं कांपे, मेरी आंखों से आंसू नहीं गिरे और मेरा गला भी नहीं भरा। बस एक पत्थर जैसा सन्नाटा मेरी छाती पर आकर बैठ गया और मैं समझ गई कि मेरी जिंदगी के 4 साल एक झूठ की आग में जल चुके हैं। मेरा नाम सुमित्रा पाठक है, मेरी उम्र 65 साल है और मैं गोरखपुर की उस पुरानी गली में रहती हूँ जहाँ मेरे घर की हर ईंट मेरे हाथों की गवाही देती है। मैंने 30 साल उस रसोई में खड़े होकर नमकीन तली है, मठरी बनाई है, शक्कर पारे सुखाए हैं और उसी फर्श पर बैठकर उस रात मैंने जाना कि भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, वह सीधे भीतर गिरता है। मेरा बेटा विक्रांत 8 साल का था जब उसके पिता चले गए थे। मेरे पास नौकरी नहीं थी, सहारा नहीं था, बस 2 हाथ थे और एक जीत थी। मैंने घर से नमकीन बनाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे 3 दुकानें, फिर 7 दुकानें जुड़ती गई। एक पुरानी स्कूटी पर डिब्बे बांधकर मैं खुद सप्लाई देती थी। 20 साल में छोटा सा काम कारोबार बन गया। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, उसे पुणे भेजा, उसने नौकरी पाई। वहीं उसकी मुलाकात नंदिनी से हुई, शादी हुई। मैं खुश थी क्योंकि मेरा बेटा खुश था। फिर पीहू पैदा हुई और मेरी दुनिया में रोशनी भर गई। लेकिन 4 साल पहले एक रात 2 बजे फोन आया और मुझे बिना सुने ही पता चल गया कि सब खत्म हो चुका है। पूरे मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे ने मेरे जवान बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उसके अंतिम संस्कार के बाद गोरखपुर लौट आई और नंदिनी पुणे में अपनी छोटी बच्ची के साथ रह गई। वह सिर्फ 29 साल की थी। मैंने सोचा अकेली है, बच्ची छोटी है, इसलिए पहले ही महीने से 80,000 रुपए भेजने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा इतने क्यों, पर मैंने कहा यह मेरे बेटे की बेटी के लिए है। पहले साल फिक्स डिपॉजिट टूटे, दूसरे साल माँ के दिए कंगन बिके, शादी की बालियां गई, तीसरे साल जमीन के कागज गिरवी रखे। मैंने 2 वक्त की जगह 1 वक्त खाना शुरू किया। रात को पंखा बंद करके सोई ताकि बिजली का बिल कम आए। घुटनों में दर्द होता तो दवा छोड़ सरसों का तेल लगाया, पर पैसे भेजना बंद नहीं किया। नंदनी हर 15 दिन में फोन करती, पीहू की तस्वीर आती, दिवाली पर वीडियो कॉल होती और मैं संतोष कर लेती। जब भी कहती आ जाओ या मैं आ जाऊं तो कोई बहाना तैयार मिलता। मुझे सब करना नहीं आता था। मैं उस पीढ़ी की हूँ जहाँ भरोसा सवालों से बड़ा होता है। पर अक्टूबर की एक शाम पड़ोसी रामेश्वर जी एक वीडियो लेकर आए। उनके बेटे ने पुणे की एक शादी में छोटा सा क्लिप बनाया था जिसमें 11 सेकंड के लिए नंदिनी दिखी। माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और बगल में खड़ा आदमी किसी से कह रहा था मेरी पत्नी नंदिनी है। मैंने वह वीडियो 2 बार देखा और चुपचाप फोन वापस कर दिया। उस रात मैंने नंदिनी को फोन किया। उसने बिना झिझक कहा हाँ शादी कर ली 2 साल पहले, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं समझी। और अगर पैसे बंद किए या कुछ किया तो पीहू को भूल जाओ, वह उसे मुझसे दूर कर देगी, नंबर बदल देगी, शहर बदल देगी। फोन कट गया और मैं अंधेरे में बैठी रही। 4 साल में 38 लाख से ज्यादा भेज चुकी थी, पर उस रकम से बड़ा दर्द यह था कि मेरी पोती को मुझसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। 2 दिन मैंने कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन सुबह शरीर खुद उठ गया जैसे हमेशा उठता था और मुझे एक नाम याद आया, अधिवक्ता कविता श्रीवास्तव। मैं उनके दफ्तर गई और पूरी बात बिना रुके सुना दी। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, अब चाहती क्या है? मैंने कहा हिसाब और मेरी पोती। उन्होंने कहा दोनों मिलेंगे। उन्होंने कानूनी नोटिस के जरिए पता किया तो मालूम हुआ कि नंदिनी ने बेटे की मौत के 11 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली थी और 3 साल तक विधवा बनकर पैसे लेती रही। फिर झूठे बहाने से ली गई रकम की वापसी का मुकदमा दायर हुआ और संरक्षता के तहत मुलाकात के अधिकार की याचिका भी दायर की। लेकिन एक सबूत चाहिए था कि पीहू और मेरा रिश्ता जीवित है और वह सबूत खुद पीहू ने दिया था। 2 महीने पहले एक रात अनजान नंबर से कॉल आई और दूसरी तरफ से आवाज आई, नानी मैं पीहू हूँ। उसने अपने पिता की पुरानी डायरी में मेरा नंबर ढूंढा था और चुपके से फोन किया था। उसने कहा उसे मेरी नमकीन की खुशबू याद है। वह हर रात माँ के सो जाने के बाद फोन करने लगी और मैंने हर कॉल का समय अपनी डायरी में लिखा। अदालत में वही डायरी काम आई। प्रारंभिक सुनवाई में न्यायाधीश ने हर हफ्ते 2 वीडियो कॉल का अंतरिम आदेश दिया। जब नोटिस नंदनी के घर पहुंचा तो उसके नए पति को सच्चाई पता चली। एक बूढ़ी सास 4 साल से गहने और जमीन बेचकर पैसे भेज रही थी। आधे सच पर टिका घर पूरा सच सह नहीं पाया और नंदनी को समझौते की राह चुननी पड़ी। तय हुआ कि रकम किस्तों में लौटेगी और मुझे पीहू से मिलने का अस्थायी अधिकार मिलेगा। मैंने बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए कदम उठाया था। अब हर सोमवार और गुरुवार पीहू का वीडियो कॉल आता है।
वह स्कूल की बातें बताती है। मैं उसे मठरी बनाकर दिखाती हूँ। वह हंसती है और पूछती है, नानी आपके हाथों पर आटा क्यों लगा है? मैं कहती हूँ क्योंकि नानी फिर से काम पर लग गई है। मैंने महिला स्वयं सहायता समूह के साथ अपनी रसोई दोबारा शुरू की। छोटे पैमाने पर ही सही, पर अपने पैरों पर खड़े होना सीख चुकी हूँ। अब मैं जानती हूँ कि चुप रहना हमेशा त्याग नहीं होता। कई बार वह अपने अस्तित्व को मिटा देना होता है। उस रात रसोई के फर्श से उठते वक्त मैंने तय किया था कि मैं अपनी पहचान किसी की दया पर नहीं छोड़ूंगी। मैंने शोर नहीं मचाया, बस एक दरवाजा खटखटाया और कहा, यह गलत है। और इस बार किसी ने सुना। मैं नहीं कहती कि दर्द खत्म हो गया। विक्रांत की जगह कोई नहीं ले सकता। जो साल गए वह नहीं लौटते। और अब मेरे भीतर एक सन्नाटा नहीं बल्कि एक साफ आवाज है जो कहती है कि अपने हक के लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। और अगर मेरी कहानी किसी एक और सुमित्रा को यह हिम्मत दे सके वह भी उठे और कहे कि बस अब काफी है, तो समझूंगी कि मेरे टूटे भरोसे ने किसी और को संभालना सिखा दिया। क्योंकि औरतें सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी, वे जब ठान ले तो अपनी राख से भी फिर खड़ी हो सकती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।